नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों ये वीडियो स्पेशली एक तो जो ग्रुप डी में ऑलरेडी सर्विस कर रहे हैं और वर्तमान में 2024 में जो ग्रुप डी की भर्ती आई है इसमें आवेदन की सोच रहे हैं और आवेदन करते समय यहाँ पर स्टेटस आपका रेलवे में जॉब यस करे नो करे, डिव्यू के वक्त प्रॉब्लम आएगी, एनओसी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, रिजाइन देना पड़ेगा, टेक्निकल होगा कि नहीं होगा, सारी समस्याओं का यहाँ पर जो भी आपके डाउट है इस हेतु मैंने एक टेलीग्राम पर पोस्ट डाली। बताता हूँ वो पोस्ट जिसमें मैक्सिमम रेलवे एम्प्लॉय जुड़े हुए हैं। साथ ही साथ ये अलर्ट है उन कैंडिडेट के लिए जो अभी तक रेलवे में जॉब नहीं कर रहे हैं और ग्रुप डी 2024 में आवेदन कर रहे हैं और आवेदन करने से पहले सोच रहे हैं कि इस आरआरबी में आवेदन करें, तो उनके लिए एक सीख भी है। वो कैंडिडेट भी एंड तक बने रहेगा, बाद में क्या क्या प्रॉब्लम आती है बताऊंगा। तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पर काफी कमेंट पड़े हुए, 161 कैंडिडेट में से मैक्सिमम रेलवे एम्प्लॉय ने इसका जवाब दिया है। पूछा भाई, अब पहली बात तो जिनको नहीं पता कि दोबारा आवेदन वो कर ही क्यों रहे हैं, तो दो चीजें। एक तो उनका देखिए, आज जो आप वीडियो देख रहे हो ना, आप एक लक्की व्यूअर हो, सही समय पर ये वीडियो देख रहे हो। कारण क्या है, अब ग्रुप डी जैसे एग्जाम जिसमें कम पोस्ट है उसमें भी होम आरआरबी से या फिर अच्छी पोस्ट के लिए आप तैयारी करने की देख रहे हो। स्मार्ट तरीका रहेगा मॉक टेस्ट लगाने का, प्रीवियस ईयर के पेपर अटेम्प्ट करने का। कहाँ से लगाए, तो अभी सही समय है टेक्स्ट बुक पास प्रो ज्वाइन करने का। आज रात्रि 30 जनवरी को 12 बजे ये सेल आ रही है, जिसमें आपका जो पहले की सेल आपने मिस कर दी है जिसमें आपका बेहतरीन डील मिल रही थी, वो यहाँ पर आप देख सकते हो 351 रुपए में दोबारा ये ऑफर है टीटीजी के कूपन कोड से। और इधर इन्होंने बताया कि 200 प्रथम यूजर है ना, पहली बार बजते ही यदि 200 यूजर फर्स्ट में आप आते हो तो 300 रुपए का आपका वाउचर भी मिलेगा। फर्स्ट 200 यूजर में आना जरूरी है, टीटीजी के कूपन कोड लगा देना। सारे प्रीवियस ईयर के पेपर, अभी मैंने यहाँ पर प्राइस चेक की तो फिलहाल इनकी प्राइस 703 रुपए चल रही है। आज 703 है और आज मध्य रात्रि से ऑफर एक्टिव होगा, तो आज 12 बजे के बाद ही आप देखना 31 जनवरी तक ऑफर रहेगा। टीटीजी के कूपन कोड सारे पेपर प्रीवियस ईयर के टेस्ट उन पर आधारित मॉक टेस्ट वगैरह मिल जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। नॉर्थ का कैंडिडेट साउथ में जॉब कर रहा है, वो अपने होम स्टेट में नहीं आना चाहेगा, नजदीक आने की इच्छित आरआरबी से आवेदन कर रहा होगा। सेकंड, वो जिस पोस्ट पर है उससे वो संतुष्ट नहीं है, खुश नहीं है, वो पोस्ट अच्छी नहीं लगती उनको, जैसे ट्रैक मेंटेनर ग्रेड 4 के कैंडिडेट, काफी कैंडिडेट यहाँ पर आवेदन कर रहे होंगे। ये दो कारण है कि आप आवेदन करते हो। भले ही आप ग्रुप डी में ऑलरेडी सर्विस कर रहे हो, फिर भी यहाँ पर काफी कैंडिडेट आवेदन करेंगे। किस बेस पर करेंगे, अब देखिए, जो पहले से सर्विस में हैं उनके अनुसार वो अभी मैक्सिमम कैंडिडेट आवेदन कर रहे हैं। वो चाहते हैं अपने होम स्टेट में आने का, या फिर उचित पोस्ट उनको नहीं मिली। तो बहुत से कैंडिडेट मेरे को डेली मैसेज करते, ये अभी थोड़ा वॉइस नोट उनके लिए है, जो बोलते हैं कि मैं कहाँ से आवेदन करूं सर, बता दीजिएगा। ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ, आपको सारा एनालिसिस उसमें बता रखा था, फिर भी बोलते कहाँ से आवेदन करूं। तो यही कहना है मेरा तो कि आप पढ़ाई में अच्छे हो ना, मॉक टेस्ट वगैरह में अच्छा स्कोर हो रहा है, आपका कॉन्फिडेंस अच्छा है कि 6 मंथ में मैं अच्छा कर जाऊंगा कितनी भी एक पोस्ट भी हो, तो आप अपने होम स्टेट से ही आवेदन करो। आप नॉर्थ के हो तो नॉर्थ के किसी भी आसपास के आरआरबी से आवेदन की सोचिएगा। साउथ में जाने का बहुत कम ट्राई कीजिएगा। पहले तो अभी सोचते हो कहीं पर भी किसी भी बॉर्डर पर मिल जाए मैं जॉब कर लूंगा, लेकिन अब इन कैंडिडेट जो कैंडिडेट ऑलरेडी ग्रुप डी में, वो कमेंट सेक्शन अपने आप बताएंगे कि मैं इसलिए आवेदन कर रहा हूँ कि मैं साउथ में सिकंदराबाद में भर दिया और इधर मैं नॉर्थ से हूँ, इसलिए अभी मैं दोबारा यहाँ पर आवेदन की सोच रहा हूँ। तो आप ये थोड़ी गलती करने से बचना है। और बाकी आप चाहते भी हो कि मेरे को तो बस हो जाए एक बार सिलेक्शन, होने के बाद चिंता होगी तो कोई दिक्कत नहीं, तो ऑलरेडी वीडियो बनाई हुआ वो देख सकते हो, डिटेल में उसमें विश्लेषण किया, कट ऑफ वगैरह के आधार पर देख लीजिएगा। बाकी मेरा तो यही सुझाव है, आप अपने नजदीकी या फिर होम स्टेट की आरआरबी है वहीं से आवेदन करो। जैसे ही आप ज्वाइन हो जाते हो, पहली चिंता जिंदगी भर रहने वाली चिंता यही, बाद में और एग्जाम की तैयारी करो, यही झंझट चलता रहता है। अब जो ऑलरेडी ग्रुप डी में है, गलती हो गई उनसे, अदर स्टेट वगैरह से उन्होंने डाल दिया आरआरबी से, अभी जैसे आवेदन करने जाते हो तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये स्टेटस आपका मांगा जाता है, आर यू एन एम्प्लॉय ऑफ इंडियन रेलवे। अब दो स्थिति बनती है। पहली स्थिति, आप यस करते हो, आप हो भाई ग्रुप डी में, तो मेन चीज तो यही बनती है, यस ही करना बनता है आपका। तो करते हो यही है कि मैं यस करूं, ग्रुप डी में जॉब कर रही हूँ, ठीक है, यस कर लिया आपने, मान लेते यस कर लिया। यस कर लिया तो दिक्कत आएगी डीवी में। क्या आएगी डीवी में, डीवी में जैसे ही आप जाओगे भाई बताइएगा आपके एनओसी दो, एनओसी दो। और एनओसी सेम पे ग्रेड, ग्रुप डी पहले भी अभी भी ग्रुप डी है, लेवल 1 नाम चेंज हुआ, पे ग्रेड वही है। सेम पे ग्रेड में मैक्सिमम टाइम कैंडिडेट को एनओसी नहीं मिलती है। अब कुछ कैंडिडेट बोलते हैं कि मिल जाती है, अप्रोच अच्छी हो, तो सभी जितने भी अलग अलग आपको पता है रेलवे जोन से, तो प्रत्येक रेलवे जोन में नहीं मिलती। कुछ रेलवे जोन में शायद साउथ वगैरह में मिल भी जाए, तो उनका कह नहीं सकता हूँ, मैक्सिमम में नहीं मिलती। बाकी आप भली बातें जानते हो, यदि मिल जाती तो अच्छी बात है, आप यस ही करो, वीडियो ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है। आपको पक्का भरोसा है, आपने बात हो रखी है उच्च अधिकारियों से और उन्होंने कहा बिल्कुल आपको एनओसी दे देंगे, तो आप यस करेंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। आपकी अप्रोच है थोड़ी पहले
देख लीजिएगा एनओसी मिल जाती कि नहीं है। मिल जाती तो आप यस करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और वही डीवी में आपको प्रेजेंट करनी रहती है एनओसी। बाकी सेम पे ग्रेड पर मैक्सिमम टाइम आपकी नहीं मिलती है, यही नियम कहता है। अब एनओसी नहीं मिली, आप डीवी कराने चले गए, वहां से आपको पूछेगा एनओसी, आप क्या कहेंगे? नहीं है तो क्या कहेंगे? मैं बाद में प्रेजेंट करूंगा। बाद में कब? ज्वाइनिंग के वक्त करूंगा, क्योंकि डीवी के बाद ही आपका मेडिकल होता है। यदि आपने बोला कि एनओसी तो नहीं रहेगी, तो आपको मेडिकल कराने थोड़ा ही दिया जाएगा। अब तो ज्यों के त्यों चले गए, आपने इतना एग्जाम दिया, कोई मतलब ही नहीं रहा। अब आपने कहा कि मैं जैसे तैसे उन अधिकारियों को मना लिया, वो उन्होंने बात मान ली कि मैं आपको, जब ज्वाइनिंग होता है उस समय भी डॉक्यूमेंट दोबारा चेक होते हैं आपके, उस समय मैं अपनी एनओसी दे दूंगा। अब आप कहेंगे उस समय कहां से लेके आऊंगा? उस समय एनओसी के स्थान पर रेसिग्नेशन, जो आपका रिजाइन लेटर है, काफी कैंडिडेट है जैसे ही उनका डीवी मेडिकल हो जाता है, मेडिकल में पास है और उनका मेरिट में अच्छा स्कोर है, उनको पता है मेरे को अच्छी पोस्ट मिल जाएगी और उस समय पोस्ट भी मिल जाती है, उस केस में वो ज्वाइनिंग के वक्त उनकी इच्छित पोस्ट मिली है उससे कुछ दिन पहले वो रिजाइन कर देते हैं और अपना ज्वाइन कर लेते हैं। और रिजाइन करेंगे तो एनओसी उनको मिल, एनओसी तो वैसे ही नहीं मिली, क्योंकि सेम पे ग्रेड में नहीं मिली, उन्होंने जैसे जैसे डीवी मना लिया और यहाँ पर यस कर रखा था, तो रिजाइन कर लिया, तो उन्होंने फिर ज्वाइनिंग के वक्त रिजाइन लेटर उनको दे दिया, ये रिजाइन लेटर है, मैं जॉब नहीं कर रहा हूँ वर्तमान में। रोस्ट केस कब बनता है? जब आपका डीवी होता है उस समय अधिकारी नहीं मानते कि एनओसी लाओ, नहीं तो आपका यहाँ पर ही डीवी रद्द कर रहे हैं, आपको अयोग्य कर रहे हैं। तो उस केस में आप सीधे अयोग्य हो जाएंगे, आपके पास तो एनओसी है नहीं। तब क्या किया, कुछ कैंडिडेट ने मेरे को मेल किया और बताया भी कि भाई हमारी पिछली भर्ती में 2018 की भर्ती में हम थे ग्रुप डी में, जॉब कर रहे थे, उन्होंने ये बताया मेरे को। लेकिन मैं नहीं कह रहा हूँ आप यहाँ पर नो कीजिएगा, जो ऑलरेडी रेलवे एम्प्लॉई है, मैं नहीं कह रहा हूँ आप नो कीजिएगा, क्योंकि अभी का नियम किसी को नहीं पता है। अभी मैं, यदि आपका वो डायरेक्टली आधार कार्ड वगैरह से चेक कर लें कि आपने तो गलत जानकारी दी है, नहीं कह रहा हूँ, लेकिन पिछला अभी का काफी कुछ चेंजेस हुआ तो मेरे को ज्यादा नहीं पता, लेकिन पिछला जब कैंडिडेट ने मेल वगैरह किया, मेरे को पता चला, कंफर्म हुआ, टेलीग्राम वाले में भी पोस्ट में मैसेज किया कि कुछ कैंडिडेट ने यहाँ पर नो किया था। कहां पर? कि मैं रेलवे एम्प्लॉई हूँ, रेलवे एम्प्लॉई होने के बावजूद कैंडिडेट ने नो किया, यहाँ पर नो किया। और डीवी में गए कैंडिडेट, डीवी में गए, नो किया तो एनओसी, तो फिर नो में डीवी में गए तो वो क्यों गएंगे? उनको पूछेंगे भाई आप जॉब कर रहे हो, उन्होंने नो किया, वो बोलेगा मैंने नहीं, मैं नहीं कर रहा हूँ जॉब। उस केस में उनसे डायरेक्टली डीवी हो गई और वो कैंडिडेट मेडिकल करा लिया। ठीक है, मेडिकल करा लिया। अब उन कैंडिडेट को अपनी इच्छित पोस्ट मिल गई, इच्छित पोस्ट मिल गई, तो वो क्या करेगा, वो कैंडिडेट अपना रिजाइन दे देगा। रिजाइन देने के बाद आपका जो जीपीएफ वगैरह रहते हैं उनके, तो वो लाइफ टाइम में एक बार ही अकाउंट बनता है, तो वो ट्रांसफर हो जाता है, इसमें इश्यू नहीं रहता है। बाकी कुछ भी आपको लाभ नहीं मिलता है, जो आपका ऑलरेडी इंक्रीमेंट लग चुका है पेमेंट वगैरह का, वो लाभ नहीं मिलता है। बाकी आप टेक्निकल रिजाइन देते हो, टेक्निकल रिजाइन तब दिया जाता है जब आपको एनओसी मिलती है। ठीक है, उस केस में आपका रिवर्ट बैक भी हो जाती है, जैसे कि आप नई पोस्ट पे गए और वहां पर संतुष्ट नहीं तो पुरानी पोस्ट पर आ जाते हो। वो उस केस में होता है जब आप ग्रुप डी के बाद ग्रुप सी की कोई एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हाइयर पे ग्रेड की कर रहे हो, उस समय वो टेक्निकल रिजाइन काम आता है, आपका पे प्रोटेक्शन भी आपको मिलता है। लेकिन यहाँ पर तो आप डायरेक्टली रिजाइन दे रहे हो, जनरल रिजाइन दे रहे हो, आप एनओसी नहीं ले रहे हो, उस केस में केवल आपका जीपीएफ का फायदा मिलता है। तो ये 2019 में कैंडिडेट ने, कुछ कैंडिडेट ने किया था, जैसे कि कैंडिडेट बता रहे हैं, लेकिन अब की बार की स्थिति को मैं नहीं कह सकता हूं आप नो कीजिएगा। ये पिछली स्थिति में बता रहा हूं कि ये केस जब कैंडिडेट नो करते हैं तब क्या होता है। नो करते हैं कैंडिडेट तो पता थोड़ा ही चलता है, यदि अभी स्थिति अपडेट हो गई है, पता चल जाए, मान लेते हैं किसी भी तरह से आपका आधार डिटेल्स वगैरह से पता चल जाए, तब इश्यू क्रिएट होगा, आपका कैंसिल हो जाएगा, ये तो ग्रुप डी, ये तो कैंसिल हो जाएगी। अभी आप नो करेंगे तो ये स्थिति बन सकती है, लेकिन पास्ट आपको मैं स्थिति से बता दिया, रूबरू करा दिया। अब एक और स्थिति बनती है, वो क्या, वो बताता हूं। मान लेते हैं आपने एग्जाम, यहां पर आपने यस किया और यहां पर आपने हैव यू अप्लाइड फॉर एनओसी फ्रॉम द कंट्रोलिंग ऑफिसर, तो यहां पर भी आपने कह दिया कि मैंने एनओसी के लिए अभी अप्लाई नहीं किया, यस नो का ऑप्शन आ रहा है, मैं एम्प्लॉय हूं लेकिन एनओसी के लिए अप्लाई नहीं किया। स्थिति ये बनती है जब आपका एग्जाम हो गया, आप कहेंगे मेरा एग्जाम बहुत अच्छा हुआ, मेरी तो अच्छी रैंक है, तो और आप ये भी आपका कॉन्फिडेंस है, ये स्थिति उन कैंडिडेट के लिए जो अच्छा स्कोर ले आएंगे बहुत अच्छे कॉन्फिडेंस से, और उनको ये कॉन्फिडेंस है, उन्होंने कहीं से मेडिकल वगैरह का चेकअप कराया, तो उनको पता चला मेरे मेडिकल में कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी पोस्ट मेरे को मिल जाएगी, मैं सारी मेडिकल पोस्ट के लिए योग्य हूं। अब वो कैंडिडेट क्या करेगा, सीधा डीवी में रिजाइन लेटर लेके जाएगा कि मैं तो यहां पर यस किया, क्योंकि आपने यस किया है,
आप बिल्कुल यहाँ पर एक तरीके से लीगल तरीका अपना रहे हो। आपने यहाँ पर यस किया है, आपका अच्छा स्कोर आ गया, अच्छा स्कोर आ गया। अभी अभी फॉर्म भर रहे हो, आपको पहले थोड़ा ही पता मेरा अच्छा स्कोर आ जाएगा, अभी तो यहाँ पर आप डर रहे हो यस नो करने से। लेकिन कुछ कैंडिडेट होते हैं ये केस अपनाते हैं, वो डीवी से पहले ही रिजाइन दे देते हैं अपने स्कोर के आधार पर, और वहां पर डीवी के वक्त रिजाइन लेटर अपना पेश कर देते हैं, और फिर उनका मेडिकल होता है, मेडिकल भी हो जाता है अच्छी, उनकी यदि प्रायोरिटी पोस्ट प्रायोरिटी है उस अकॉर्डिंग उनको पोस्ट मिल जाएगी, अच्छा स्कोर हुआ उस केस में। लेकिन यहाँ पर दिक्कत क्या होती है, दिक्कत ये होती है कि उनका मेडिकल, पता नहीं मेडिकल सही ना हो और रिजाइन पहले ही दे दें। और फिर एक दो मैंने कैंडिडेट से बात की जो रेलवे एम्प्लॉय, वो ये अपने आप डिपार्टमेंट में पूछ लेना कि ये जो रिजाइन आपका एक्सेप्ट होने के बाद क्या आप दोबारा ज्वाइन कर सकते हो, ये थोड़ा कंफर्म आप कर लेना। लेकिन कुछ बोल रहे थे कि दोबारा कर सकते हैं, रिजाइन एक्सेप्ट हो गया फिर दोबारा आप ज्वाइन भी कर सकते हो। तो यहां पर केस में क्या हो सकता है, यदि आपके साथ रोस्ट केस हो जाए, आपका मेडिकल सही नहीं जाए, या फिर आपको सेम पोस्ट मिल जाए, पोस्ट प्रेफरेंस कुछ भी डाली हो लेकिन रेलवे ने गड़बड़ी कर दी, अलॉट करने का अधिकार उनके पास है, आप ट्रैक मेंटेनर पे थे, ट्रैक मेंटेनर ग्रेड 4 ही आपको मिल गई और आप पहले ही रिजाइन दे चुके हो, तब को आपके साथ तो मोई मोई हो गया। तो ये स्थितियां बन सकती है, सारी मैंने स्थितियां बता दी है पिछली बार कैंडिडेट ने क्या किया है। और ये मैं कतई नहीं कह रहा हूं क्योंकि मेरे को नहीं पता अभी वर्तमान के क्या नियम है, वर्तमान में रेलवे डिटेक्ट भी आपका कर ले, आपका उनके पास पूरा रिकॉर्ड है, उस केस में आप वैसे ही यहाँ से बाहर हो जाओगे, तो ये दिक्कत आपको बाद में भी हो सकती है। और इसमें से थोड़ा सा सही केस की बात करें ना, कि भाई मेरा तो भरना है फॉर्म, हो गया तो ठीक है, नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं, वैसे ही जॉब कर रहा हूँ, तो वो कैंडिडेट कहे मेरे को झंझट मारी फंसना ही नहीं इसमें, मैं यस कर दूंगा और डीवी के वक्त जाऊंगा, जो अधिकारी बैठे रहेंगे उनको मना लूंगा कि ज्वाइनिंग के वक्त आपको एनओसी दे दूंगा या फिर रिजाइन लेटर दे दूंगा, जो भी है वो मान जाएंगे। और जैसे ही मेरी ज्वाइनिंग होगी, मेरे को पता चलेगा ये पोस्ट मेरे को मिल रही है क्योंकि यहाँ से मेडिकल हो जाएगा ज्वाइनिंग के वक्त, उससे कुछ दिन पहले मैं रिजाइन एक्सेप्ट करवा कर फटाफट उनको ज्वाइनिंग के वक्त दे दूंगा, और अच्छी बात है। और मान लेते हैं वो उनका रिस्क ये है कि डीवी के वक्त नहीं मानेंगे, कोई बात नहीं, मेरा तो वैसे ही रेलवे में ऑलरेडी हो रखा है, ज्यादा झंझट नहीं पालनी है, तो ये केस अपना सकते हैं जो थोड़ा लीगली यहाँ पर लग रहा है। अब देखिए आप रेलवे में जॉब कर रहे हो, आप चाहते हो मेरे को होम स्टेट में आना, मैं यहाँ पर अप्लाई कर रहा हूँ और मेरे को साइंस में 25 आउट ऑफ 25 चाहिए किसी भी स्थिति में, तो आपके लिए यहाँ पर डेडिकेटेड यहाँ साइंस स्पेशल कोर्स पहली बार टॉप ट्रेंडिंग जीके पर लॉन्च हो चुका है। ऐसा कंटेंट कहीं पर भी आपको यूट्यूब पर मिल जाए तो मेरे को बताना, कोर्स फ्री कर दूंगा। कंटेंट यहाँ पर ऐसा रहने वाला है कि ये एक तो आपका 6 से 10 तक अभी रेलवे के एग्जाम्स हुए हैं जो 2024 में, उसको आधार बनाते हुए 2018 ग्रुप डी एग्जाम को आधार बनाते हुए 2022 में ग्रुप डी एग्जाम को आधार बनाते हुए ये कंटेंट तैयार किया गया है। 6 से 10 तक एनसीईआरटी सवाल आता है और इनसे बाहर आ जाए ये गारंटी लेता हूँ एक भी नहीं आएगा। उसके बाद 9-10 की 2022 में ग्रुप डी में एनसीईआरटी एग्जाम पर के लगभग 25% क्वेश्चंस थे, तो सारी एनसीईआरटी एग्जाम पर के चैप्टर वाइज क्वेश्चंस, एक चैप्टर को अपन एनसीईआरटी के फैक्ट देके फिर उसी चैप्टर के एग्जाम पर के देखे, उसी चैप्टर के रेलवे एग्जाम्स 2024 के टोटल 57 सेट में एग्जाम हुआ एलपीजी टेक्नीशियन, उनके यहाँ पर एनसीईआरटी के सवाल एक्स्ट्रा फैक्ट सही देखे, उसी चैप्टर के ग्रुप डी 2018 के 135 सेट के सवाल देखे और उसी चैप्टर के 2022 के 99 सेट के सवाल देखे, और ये सभी 5 टाइप के, एक ही चैप्टर को 5 टाइप से यहाँ पर कवर किया जाएगा, तो कोई भी फैक्ट स्टेटमेंट वगैरह बाहर नहीं रहेगा। साथ ही साथ पीडीएफ 2 टाइप की मिलेगी, आप फोन में अपने टॉप ट्रेनिंग जीके ऐप में पढ़ पाएंगे और प्रिंट भी करा पाएंगे, प्रिंट वर्जन है उसमें कम पेज की पीडीएफ रहेगी। तो ये कोर्स एक तरीके से लॉन्च हो चुका है टॉप ट्रेनिंग जीके ऐप पर। फिलहाल प्रथम 100 यूजर के लिए टीटीजी के 100 कूपन कोड से आप अतिरिक्त डिस्काउंट ले सकते हो प्रथम 100 यूजर्स के लिए। और ऐसा कंटेंट कहीं मिल जाए तो बताना, 25 आउट ऑफ 25 की कोशिश रहेगी। यदि आपने ये कंटेंट को फॉलो कर दिया, रिवाइज कर लिया चीजों को, तो ये मैं गारंटी दे सकता हूँ 25 मॉक टेस्ट का भी रहेगा। इस टाइप से कंटेंट आप डेमो वीडियो देखिएगा, ऐप पे पड़ा हुआ है। तो काफी कैंडिडेट ने उस पोस्ट पर मैसेज किया, आप टेलीग्राम ज्वाइन करेंगे कि मैं एससीआर कोलकाता से हूँ, होम जोन में जाने के लिए मैं आवेदन करूंगा, फॉर्म भर सकते हैं, समान ग्रेड पे के लिए एनओसी की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन अगर एनओसी लेते हैं तो बाद में किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी। इन्होंने बताया सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अभ्यर्थी सोच रहा है मैं कहीं भी सर्विस कर लूंगा, लेकिन जब वो चयनित होकर घर से दूर जाएगा तो फिर सोचेंगे जॉब तो घर के आसपास ही होनी चाहिए। ज्यादातर कैंडिडेट यहाँ पर ट्रैकमैन वाले हैं क्योंकि इस पोस्ट पर बहुत से छात्र हैं जो जीवन में कभी थोड़ा भी भारी काम नहीं किया, इधर यहाँ पर थोड़ा लेबर वाला काम रहता है। देखिए जैसे एक कैंडिडेट ने कुछ ये बताया मेरे को कि प्रीवियस ईयर और इस ईयर में डिफरेंस है, क्योंकि इस बार रेलवे के साइट पर एक ही आईडी से फॉर्म डाला जा रहा है
और उसमें आप पहले के फॉर्म में डाल चुके होंगे कि मैं रेलवे में, जैसे आपने एएलपी टेक्नीशियन का फॉर्म भरा है उसमें डाल दिया कि मैं रेलवे में जॉब करता हूं, तो ग्रुप डी में आप छुपा नहीं सकते हो कि आप जॉब नहीं करते हो। अगर बताए तो डीवी के समय बिना एनओसी की प्रोसेस आगे नहीं बढ़ेगा, डीवी में एनओसी चाहिए और आपके डिपार्टमेंट वाले एनओसी सेम पोस्ट पर देंगे नहीं। तो इस तरह आप दोनों तरफ से स्टक हो जाएंगे। तो वर्तमान की स्थिति ये बता रहे हैं, लेकिन इनका जो 2018 में एसआर से सिलेक्टेड थे ये टेक मेंटर फॉर्म में, और 2019 में इन्होंने स्विच किया था, जो मैं वीडियो में ऑलरेडी बता रखा हूँ किस टाइप से इन्होंने स्विच किया है। नो करने के बाद भी रिजाइन, पर्सनल फैमिली रीजन से रिजाइन देकर वो बाद में जब ज्वाइनिंग होती है या फिर जब डीवी होती है, सॉरी डीवी के वक्त तो आपने नो किया है तो वहां पर तो एनओसी की जरूरत नहीं है, और ज्वाइनिंग के वक्त वो रिजाइन दे देंगे तो जीपीएफ वगैरह उनका सही से हो जाएगा, पूरा वहां से अपना डिलीट हो जाता सिस्टम। लेकिन ये जो इन्होंने बताया ना कि अब की बार साइट आपने एलपी वगैरह आवेदन किया तो यस नो का तो ऑप्शन आ रहा है उसमें, देख सकते हो आप किया मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि वो तो आपके ओटीआर में रहता है, एक टाइम होता है, लेकिन बाकी फॉर्म भरने में यस नो का तो ऑप्शन आएगा। लेकिन उनके पास अब की बार कैसा रिकॉर्ड है वो अपन नहीं बता सकते, कंफर्म नहीं कह सकते। तो अपने विवेक के अनुसार यहाँ पर अपनी रिस्क के अनुसार लीजिएगा। मेरे कहने से मैंने आपको एक आइडिया बताया है, एक सामने फैक्ट रखे कि ऐसे ऐसे डाटा है, पिछला रिकॉर्ड क्या कहता है, बाकी अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर फिलहाल आपको निर्णय लेना है। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नए वीडियो में, बाय बाय।